उसको ट्रांसफर करके लोकेश भाई का फोन इस तरह से उसको डिकोड करके एज इट इज पिक्सल तैयार करेगा, और फिर फाइनली जो मेरी इमेज है वो लोकेश भाई के फोन में सेम तरह की इमेज तैयार हो जाएगी। शायद ऐसा यूनिक एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे मिला होगा। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है? देखते हैं आपने मेरे वीडियो को कितना अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अगर कोई आपको अब पूछे कि इंटरनेट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? ये तो ये हाथी का एक पैर हो गया या कान हो गया या हाथी की पूंछ हो गई या हाथी की सूंड हो गई, लेकिन आपको पूरा इंटरनेट अगर बताना है तो हाथी का पूरा हाथ पैर कान सब बताना पड़ेगा। तो इंटरनेट में क्या होता है, तो जो हमने रोड मैप बनाया है इतना सारा इंटरनेट में होता है, ये सब मिलके इंटरनेट बनता है। अब वो कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये लाइट की एक पल्स है, इसका मतलब 1 है। उसके बाद लाइट ऑफ है यानी कि 0, उसके बाद लाइट ऑन है फिर से, तो इसका मतलब है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 पल्सेस है एक साथ, तो फिर से 1 आएगा, फिर 0, फिर 1। यहाँ पे 2 बार लाइट ऑफ है तो यहाँ पे 2 बार 0। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरा दोस्त लोकेश खड़ा है। शाम का समय है मान लो, हम दोनों के पास एक एक टॉर्च है और एक एक डायरी है। हम दोनों एक दूसरे को कुछ सीक्रेट मैसेज भेजना चाहते हैं। वहाँ पे कोई नेटवर्क की सुविधा तो है नहीं, कोई फ़ोन भी नहीं है, तो हमारे पास बस एक ज़रिया है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों के पास जो डायरी है उसमें हमने कुछ कॉमन कोड्स लिख रखे हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी, इस तरह से जेड तक हमने सारे के सारे कोड्स लिख रखे हैं। जैसे ए को हमने 1 0 1 0 1 1 1, उसी तरह से बी को हमने 1 0 0 0 1 1, सी को हमने 0 0 1 0 0 0, इस तरह से कुछ कोड्स में सारे लेटर्स को जेड तक लिख रखा है। उसके बाद नंबर्स भी 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है उन सारे नंबर्स को अलग अलग कोड्स में हमने एनकोड कर रखा है। उसके बाद स्पेस, वर्ड्स के बीच में जो स्पेस बार आता है उसको भी एनकोड किया है। फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इस जैसे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उनके लिए भी हमने अलग अलग ऐसे बाइनरी कोड्स बना रखे। अगर हमारे पास ए है इतना अच्छा बढ़िया सा, तो उसके लिए हम इतने सारे जीरोस और वंस क्यों तैयार करेंगे? तो भाई देखो, यहाँ पे अगर मुझे ये लोकेश है, लोकेश मुझे कुछ मैसेज भेजना चाहता है, उसका पहला लेटर है ए, उसके बाद बी, सी, ऐसा कुछ भेजना चाहता है, तो वो क्या करेगा? मुझे ए बड़े से पोस्टर पे ए लिख के दिखाएगा, उसके बाद बी लिख के दिखाएगा, उसके बाद सी लिख के दिखाएगा। वो अगर वो ज़्यादा दूरी हो तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। तो फिर क्या किया हमने, हम इतने सारे लेटर्स को अलग अलग पोस्टर पे बनाने की बजाय इतने सारे नंबर्स, इतने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक्सेट्रा जो पंक्चुएशन मार्क्स है, उनके लिए अलग अलग पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे। कितने, बहुत सारे, लगभग हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स है, 26 अल्फ़ाबेट्स है। 0 से 9 तक 10 नंबर्स है और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स है, मान लेते हैं 10। तो कम से कम हमें कितने, 26, 36 और 46 यानी कि 46 पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे। और उसके लिए अगर दूरी बढ़ गई तो उसका फायदा भी नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइट के जरिए, सिर्फ लाइट को ब्लिंक करके कुछ मैसेज भेज सकते हैं। और जिसके पास सिर्फ 2 ही डिजिट का ऑप्शन होता है, या तो ऑन, लाइट को ऑन, या तो लाइट को ऑफ करेंगे, या तो ऑन करेंगे या तो ऑफ करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 तरीके के लेटर्स या फिर 2 तरीके के अल्फाबेट्स होंगे हमारे पास। एक होगा लाइट, लेज़र मान लीजिए, टॉर्च मान लीजिए या लेज़र मान लीजिए। लेज़र लाइट को जब हम ऑफ करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 0 भेजना चाहता है सामने वाला बंदा। अगर लेज़र लाइट को ऑन किया 1 सेकेंड के लिए तो वो 1 हो जाएगा, 1 सेकेंड के लिए ऑफ किया तो वो 0 बन जाएगा। अगर कोई बंदा 2 सेकेंड के लिए उसको ऑफ करता है तो इसका मतलब 00 है।
अगर उसको 3 सेकंड के लिए ऑन रखता है तो इसका मतलब 1 1 1 है, उसके बाद 1 सेकंड के लिए 0 और यहाँ पे 1 फिर से 0। इस तरह से इस कोड को भेजा जा सकता है। इसलिए हम बाइनरी कोड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, सारे लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स को, या फिर इमेजेस और वीडियोस को भी, इवन पीडीएफ फाइल्स को भी, पीडीएफ पीपीटी जो भी फाइल है उनको सबको हम बाइनरी कोड्स में एनकोड करते हैं, ताकि क्या हो सके कि हम लाइट की मदद से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उनके माध्यम से हम उनको डिलीवर कर सके। इसीलिए बाइनरी कोड्स में हम उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलो समझते हैं कि ये एनकोडिंग किस तरह से काम करती है। चलो मान लेते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है लोकेश, वो यूएस में चला गया। यूएस में उसको काम मिल गया, नौकरी मिल गई। वहाँ पे बहुत सालों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई। मैं तो इंडिया में पढ़ा हुआ हूँ, वो यूएस में पढ़ा है। तो दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती है। तो मैंने एक बार क्या किया कि मैं ईमेल लिखता हूँ लोकेश को, अपने बेस्ट फ्रेंड को ईमेल लिखता हूँ। उसमें मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, आई मिस यू। ठीक है। उसके बाद मैंने एक पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हम दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर जो हमने नेवी नगर में खींची थी, इतना ईमेल मैं उसको भेजना चाहता हूँ। तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो पहले काम करना शुरू करेगा। वो क्या काम करेगा, चलो अभी समझा देता हूँ। मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो क्या करेगा, पहले ये आई है इसको एनकोड कर लेगा। आई को इस तरह से एनकोड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ब्लैंक स्पेस दिखाई देगा। इस स्पेस को भी वो इस तरह के कोड में एनकोड करेगा, ताकि सामने वाले के कंप्यूटर को पता चले कि यहाँ पे स्पेस देना है। उसके बाद एम को कुछ इस तरह से, आई को इस तरह से, एस को इस तरह से और इस वाले एस को इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, यानी कि यहाँ पे डबल एस है। तो ये वाला जो कोड है यहाँ पे लगातार रिपीट हो गया है। इसका मतलब हर एक लेटर के लिए सेम ही कोड होता है, बाइनरी कोड। ठीक है। तो इस तरह का कोड जहाँ जहाँ दिखेगा उसका मतलब सामने वाला जो कंप्यूटर है वो उसको एस समझ लेगा। यहाँ पे एस एस डबल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्पेस आ गया, तो स्पेस के लिए ये वाला कोड रिपीट हो गया। उसके बाद यू, उसके बाद ओ, उसके बाद वाई ओ, फिर यू। उसके बाद ये डॉट दिख रहा है आपको, फुल स्टॉप, इसके लिए भी एक कोड हो। तो ये जो टेक्स्ट है आई मिस यू, उसको मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो कुछ इस तरह से एनकोड कर लेगा, पूरी तरह से बाइनरी कोड्स में। ठीक है। उसके बाद सवाल आता है कि ठीक है, टेक्स्ट को तो आसानी से एनकोड किया जा सकता है, क्योंकि एक साइड में आपके टेक्स्ट लिखे होते हैं, उसके सामने हर लेटर का एक कोड लिख दिया। ठीक है। अब ये इमेज है, अब इमेज को कैसे एनकोड किया जाता है? क्या इमेज के भी कुछ कोड्स होते हैं, लेकिन किस तरह से ये काम करता है, चलो इसको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट कर रखा है। तो आप चिंता ना करो, मेहनत मुझे करनी है, आपको बस आराम से समझना है। ठीक है। तो मान लो ये मेरी इमेज है, मैंने जो ली है ईमेल में अपलोड की है। जैसे ही मैं सेंड बटन पे टच करूंगा तो क्या करेगा, मेरा फ़ोन है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो 7 ऐसे हो गए, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसने 7/6 के रिजोल्यूशन में उसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर बहुत छोटे पार्ट्स में, मतलब एक एक पिक्सल में उसको तोड़ता है, लेकिन हम नेकेड आइज से एक पिक्सल को देख नहीं सकते, इसलिए रिप के लिए मैंने इसको इस तरह से काटा है। और इसके बाद ये जो इमेज का छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा पार्ट है जो हमारे लोकेश भाई का फेस है, उसको मैंने यहाँ पे झूम कर लिया है। और समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, इस वाले झूम इमेज को फिर से हम काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये भैंस की, माफ करना, ये हमारे लोकेश भाई की
आंख यहाँ पे झूम की हुई है। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट था उस इमेज का, उस इमेज के और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स किए और उसके भी और ज्यादा छोटे छोटे, यानी कि एकदम छोटे छोटे पार्ट्स है। कंप्यूटर इससे भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन मैंने आपके लिए बस इतना समझने के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो अब इतने छोटे छोटे पार्ट्स पे करेंगे कि हर एक पिक्सल में एक एक सेपरेट कलर आ जाए। ठीक है, इतने छोटे लेवल पर कंप्यूटर जो है उसको डिवाइड कर लेता है। अब आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपके फ़ोन का जो ऊपर का साइड होता है वहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर का ये स्क्रीनशॉट है। उसको आप बहुत जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ छोटे छोटे पिक्सल्स को लाइट जलती हुई दिख रही है और उन्हीं लाइट्स की मदद से आपको अलग अलग सिंबल्स दिखेंगे। जैसे ये साइलेंट मोड का सिंबल है, यहाँ पे बैटरी का सिंबल है, यहाँ पे 458 कुछ लिखा है। तो 5 को कैसे बनाया गया है देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वाइट कलर की लाइट्स लाइन से जल रही है यहाँ से यहाँ तक, फिर से नीचे एक और लाइन वाइट कलर्स की है, एक और लाइन, इस तरह से 4-5 लाइन्स है। उसके बाद यहाँ की लाइन जो है सिर्फ इतनी लाइट्स जली है, आगे की लाइट्स ब्लू कलर में जली है। तो इस तरह से हर इमेज को बनाने के लिए छोटे छोटे पिक्सल्स में लाइट्स जलाई जाती है, जिसकी मदद से आपको वो इमेज शो हो सके। और डिटेल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अब आप इस इमेज को देखेंगे तो आप एकदम डिटेल में समझ जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, उसके एक छोटा सा स्क्वायर लिया 1 इंच बाय 1 इंच, 1 इंच बाय 1 इंच का हमने एक छोटा सा स्क्वायर लिया। उसके अंदर छोटे 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 ऐसे पिक्सल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बाय 7 रिजोल्यूशन वाला एक डिस्प्ले है। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या होता है कि एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट वर्ग एरिया में कितने पिक्सल से उसका नंबर होता है। ठीक है, कितने बाय कितने। अब इस इमेज को हम थोड़ा छोटा करेंगे, इसको थोड़ा साइड में करेंगे और उसके बाद इस वाली इमेज को हम थोड़ा फ्रंट में लाते हैं, उसको ब्रिंग टू फ्रंट में लाने के बाद उसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो किसी भी डिस्प्ले की जो रिजोल्यूशन होती है, अगर एक यूनिट एरिया में, यानी कि 1 बाय 1 का जो 1 बाय 1 इंच का जो एरिया होता है, स्क्वायर होता है, उसमें अगर कम पिक्सल्स की नंबर बहुत कम है तो इसका रिजोल्यूशन जो है वो लो है, बहुत लो है, इसकी पिक्चर क्वालिटी भी लो होगी। अब यहाँ पे मिडल रिजोल्यूशन में क्या होता है, ना ज़्यादा ना कम, इस तरह से पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई रिजोल्यूशन, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं उतने ही यूनिट एरिया में। यहाँ पे 64 बाय 64 का रिजोल्यूशन है, ये बहुत ही हाई है। एक्चुअली इससे भी हाई होते हैं, ये बस आपको दिखाने के लिए। तो 64 बाय 64 का रेजोल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पे 4096 पिक्सल्स है। ये सिर्फ 4 बाय 4 का है, तो यहाँ पे सिर्फ 16 पिक्सल्स है। ठीक है, ये जो है 16 बाय 16 का है, तो यहाँ पे सिर्फ 256 पिक्सल्स है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा इमेज क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि ठीक है पिक्सल्स तो समझ में आ गए, लेकिन उन्हीं लाइट्स की वजह से मदद से कोई भी कलर कैसे दिखाया जाता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक पिक्सल के अंदर, एक सेकेंड, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक पिक्सल के अंदर 3 लाइट्स होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसको हम RGB बोलते हैं। ठीक है, ये तीन कलर की लाइट्स होती है, लेकिन उनकी मदद से हम कोई भी, दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं, वो इन्हीं की मदद से। बस हमें कौन से कॉम्बिनेशन में उनको रखना है ये देखना है। जैसे कि रेड की इंटेंसिटी कितनी रखनी है, ब्लू लाइट की इंटेंसिटी कितनी रखनी है और ग्रीन कलर की इंटेंसिटी कितनी रखनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, ये हमारा पहला पिक्सल है, यहाँ पे उसका कलर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो रेड कलर है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही लो रखी जाएगी, क्योंकि हमें ब्लू कलर अचीव करना है। तो मान लेते हैं रेड की लगभग 1 इंटेंसिटी रखेंगे, बहुत लो लाइट रेड की जलाएंगे। ग्रीन जो है शायद उसको भी बहुत लो लेवल पे रखना पड़ेगा, जैसे कि 2। उसके बाद जो ब्लू कलर है, ब्लू लाइट जो यहाँ पे है, इस ब्लू लाइट को हम ज़्यादा इंटेंसिटी पे चलाएंगे, जैसे कि 200 की, ठीक है। तो रेड को लगभग बंद, ग्रीन को भी हल्की सी चलाएंगे और ब्लू को कुछ ज़्यादा ही चलाएंगे। तो इसकी कॉम्बिनेशन से हमें जो कलर दिखेगा वो ब्लू दिखेगा, ठीक है। मान लेते ये वाला पिक्सल है जिससे हमें ग्रीन कलर अचीव करना है। तो यहाँ पे रेड की वैल्यू लगभग ना के बराबर, ग्रीन की वैल्यू जो है वो लगभग 250 कुछ होगी, और ब्लू है उसकी वैल्यू भी लगभग ना के बराबर या 0 भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये वाला ग्रीन कलर अचीव कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दुनिया का व्हाइट हो, ब्लैक हो, कोई भी कलर हो, इन तीनों की मदद से हम अचीव कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स के एग्जाम्पल रखे हैं। जैसे ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर को अचीव करने के लिए आपको रेड लाइट जो उस पिक्सल की, उस पर्टिकुलर पिक्सल की रेड लाइट है, उसको इतनी इंटेंसिटी से जलाना पड़ेगा, 255, यानी कि ज़्यादा इंटेंसिटी से। उसके बाद ग्रीन कलर को थोड़ी कम, यानी कि मिडल इंटेंसिटी से जलाएंगे। उसके बाद ब्लू लाइट जो है उसको 0, यानी कि पूरी तरह से ऑफ कर देंगे। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस पिक्सल का कॉम्बिनेशन है 255, 128 एंड 0, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये जो तीनों की वैल्यूज मिली है, इसको कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी कोड में एनकोड कर लेता है। जैसे 255 है, इसको वो इस कोड में एनकोड करेगा, 128 को इस तरह से और 0 को भी इस तरह से एनकोड कर लेगा, ठीक है। तो ये जो बाइनरी कोड सामने वाले के कंप्यूटर को मिल जाएगा, तो वो इसको एनकोड करके ये वाली वैल्यू है इसको लिख लेगा, और ये वाली वैल्यूज से लाइट जला के वो ऑरेंज कलर वहाँ पे उस पिक्सल में दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बेबी पिंक, वैसे इस तरह के कलर्स को मैं ग्रे ही बोलता हूँ, लेकिन ठीक है, बेबी पिंक है या बड़ा पिंक है, जो भी है। अब रेड को हम फिर से इतनी इंटेंसिटी पे चलाएंगे, ग्रीन को और थोड़ी ज़्यादा, और ब्लू को भी इतनी इंटेंसिटी पे ही चलाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे उसको हम इस तरह से एनकोड कर लेंगे बार कोड्स में, सॉरी बाइनरी कोड्स में। उसके बाद ये बेबी पिंक के बाद पाइन ग्रीन है, इसको मैं डार्क ग्रीन बोलता हूँ। उसमें रेड लाइट की इंटेंसिटी लगभग 0 रखी गई है, रेड लाइट लगभग 0। उसके बाद ग्रीन लाइट की हल्की सी, थोड़ी हल्की सी ज़्यादा मिडल, और ब्लू लाइट को एकदम हल्की सी जला रखी है। तो उसकी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन ये बनेगा, उसको इस तरह से एनकोड किया जाएगा, और हर एक पिक्सल का कलर डिसाइड करके भेजा जाएगा 0s and 1 की मदद से सामने वाले कंप्यूटर के पास। उसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये 0101 तो बहुत होते होंगे, बहुत लंबे होते, बहुत लंबी लाइन लगती होगी इसकी। तो इसको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स भी बने हैं जिसको आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ कोड्स है, ठीक है। ये है 1, फिर 0, 1, 1, 1, फिर 0, 0, फिर 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1। इस तरह से कुछ लंबा सा, बहुत लंबी सी लाइन कंटिन्यू कर रही है बाइनरी कोड्स की। तो अब इस बाइनरी कोड में जो सिंगल डिजिट है, ये वाला सिंगल डिजिट 1 का है, उसको हम बोलेंगे बीट, 1 बीट। या फिर ये वाला 0 है, इसको भी हम बीट बोलेंगे। यानी कि हर वो सिंगल डिजिट कहीं पे भी हो, 0 या 1, उसको हम एक बीट बोलेंगे, ठीक है। एक डिजिट को हम एक बीट बोलेंगे। उसके बाद बनता है 1 बाइट,
ठीक है। 1 बाइट को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 बाइट जो बनता है वो 8 बीट्स को मिलके बनता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने बीट्स का 1 बाइट बनेगा। ठीक है, 1 बाइट बनेगा। उसके बाद अगला जो यूनिट है वो है केबी का, ये होगा 1 केबी। ये बराबर होगा 1 केबी जो बराबर होगा, चलो उसके बाद अगला जो यूनिट है वो, अच्छा थोड़ी इंटेंसिटी इसकी भी कम कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो यूनिट होगा वो केबी का होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 केबी। और ये 1 केबी जो होता है उसमें बाइट्स होते हैं, वो बाइट्स कितने होंगे 1024 बाइट्स होंगे। ठीक है, उसका अगला यूनिट जो है केबी के बाद आता है 1 MB। 1 MB, MB में क्या होंगे कि उसमें 1024 केबी होंगे। उसके बाद आएगा GB, 1 GB। 1 GB में क्या होगा 1024 MB होंगे, मेगाबाइट्स होंगे। ठीक है, KB यानी कि किलोबाइट्स, MB मेगाबाइट्स एंड GB गीगाबाइट्स। ठीक है, पहला यूनिट है वहाँ पे क्या है 1 डिजिट के लिए 1 बिट, तो 8 बिट्स का 1 बाइट बनेगा। उसके बाद तो आसान है, 1 बाइट से मतलब 1024 बाइट से हमें 1 KB मिलेगा, 1024 KB से हमें 1 MB मिलेगा और 1024 MB से हमें 1 GB मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए मेरा जो डिवाइस है, चाहे फ़ोन हो या कंप्यूटर, वो पहला काम क्या करेगा कि उसको एनकोड करना है। एनकोड किस तरह से करेगा, इस तरह से बाइनरी कोड में, अगर कलर्स है तो। अगर कोई टेक्स्ट है तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि आई मिस यू को इस तरह से एनकोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि अब इसको भेजना कहाँ है। तो भेजना कहाँ है, तो मुझे लोकेश को भेजना है। तो लोकेश का जो लोकेश 21@gmail.com इस तरह से कुछ मैं ईमेल आईडी लिखूंगा, ताकि मेरे कंप्यूटर को पता चले कि उसको कहाँ पे भेजना है। मैंने ये वाला ईमेल आईडी टाइप किया, लेकिन वो जाएगा आईपी एड्रेस पे लोकेश के डिवाइस के। अब ये आईपी एड्रेस हमें लर्न नहीं करना पड़ता, वो हमारा डिवाइस जो है वो लर्न करता है। जैसे कि हम फ़ोन नंबर्स के बारे में देखते हैं, हमारे फ़ोन में क्या होता है, या फ़ोन डायरेक्टरी की बुक जो होती है उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे पर्सन के नाम होते हैं, यहाँ पे उनके नंबर्स लिखे होते हैं। हम सिर्फ नाम याद रखते हैं, नंबर हमारा कंप्यूटर ही याद कर लेता है, या बुक में लिखा हुआ होता है। तो मैं इस नाम को अगर कांटेक्ट कर लगाऊंगा तो ये वाला नंबर जो है वो ऑटोमेटिक डायल हो जाएगा, मुझे नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं आती। अब ये अल्फ़ाबेटिकली होता है, तो इसमें पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरह से। लेकिन इस तरह से लगाने से जो मेरा नाम है वो बहुत नीचे चला जाता है, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से इसको बनाया है। आप लोग बस समझ लेना और छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। ठीक है, तो अब ठीक है, अब इसी तरह से हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह से कंप्यूटर के पास एक डीएनएस होता है, डीएनएस याद रखना इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डोमेन नेम, वेबसाइट्स के डोमेन नेम्स होते हैं जिसको हम याद करते हैं। जैसे गूगल सर्च करना है, या यूट्यूब को सर्च करना है, इंस्टाग्राम को सर्च करना है, हम बस ये डोमेन नेम याद रखते हैं। और उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये पिन कोड की तरह होता है। ये आईपी एड्रेस उस डिवाइस का या डेटा सेंटर का, वो हमारा कंप्यूटर याद रखता है, वो हमें याद नहीं करना पड़ता। जैसे ही मैं यूट्यूब सर्च करूँगा तो ये आईपी एड्रेस कंप्यूटर अपने आप ले लेगा। अगर नेटफ्लिक्स देखना है, हॉटस्टार, फेसबुक, ठीक है, तो उनके आईपी एड्रेसेस लिखे होते हैं। तो मेरा जो फ़ोन है वो उस लोकेश की ईमेल आईडी का जो आईपी एड्रेस है उसको लिखेगा
और उस आईपी एड्रेस पे वो कोड्स भेजना शुरू करेगा, वो 0101, ठीक है। किस मदद से, अब वो हमें देखना है। ये 01 तो भेजेगा, लेकिन ये टावर तक या हमारे राउटर तक किस तरह से पहुंचेंगे, यही हमें अब समझना है, ठीक है। तो यहां से जो हमारा कनेक्शन है ये वायरलेस है, वायरलेस है। तो वायरलेसली हम इसको कैसे भेज सकते हैं, यहाँ पे लाइट भी तो हम कोई भेजते नहीं है, तो फिर कैसे भेजा जाता है। तो ये भेजे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से। वो किस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप बताएंगे कि भाई आपने तो बताया कि लेज़र ऑफ करने पर 0, ऑन करने पर 1, ऑफ करने पर 0, ऑन करने पर 1 1, फिर 0, इस तरह से लाइट्स को ऑन ऑफ करके हम भेज सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनके ज़रिए उसको कैसे भेजा जाएगा। तो समझ लो कि वेव्स जो होती है उसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। जैसे ये एक वेव है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ को ध्यान में रखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखना है, उसका एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए ये कोड्स भेजे जाते हैं। जैसे लाइट को ऑन ऑफ किया जाता था, वैसे ही यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, जैसे यहाँ से कोड भेजे जा रहे हैं, यहाँ से कोई वेव भेजी जा रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये उसकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह से वेव बनाई जाएगी। इस तरह से कुछ मेरा फ़ोन वेव्स भेजेगा। अब क्या है कि जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी कि छोटी छोटी वेव्स, कम एरिया में ज़्यादा वेव्स दिख रही है, वहाँ पे क्या होगा कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, यानी कि 1 1 है। ये लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी फॉर 1 और लो फ्रीक्वेंसी फॉर 0, इस तरह से उसके एम्पलीट्यूड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो मेरे फ़ोन को बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी हर 0 और 1 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फ़ोन फ्रीक्वेंसी भेजेगा, उसको ये वाला टावर रिसीव करेगा और उसको लाइट सिग्नल में डिकोड करके यहाँ से अंडरग्राउंड से होते हुए, या फिर ये राउटर रिसीव करके उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कन्वर्ट करके लाइट सिग्नल में आगे भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं 4G एंड 5G नेटवर्क का, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, पहले हम 4G इस्तेमाल करते थे, अब हम 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि 4G और 5G में फ़र्क क्या है। 4G में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती थी वो कुछ ऐसी हुआ करती थी। अब 5G डेवलप हो चुका है, तो फिर उसमें फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होती है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा डाटा कैरी हो जाएगा, यहाँ पे कम डाटा कैरी हो जाएगा। इसीलिए 5G जो है वो हमें ज़्यादा स्पीड देता है, ठीक है। तो अब मेरे फ़ोन को मैसेज को या ईमेल को इनकोड भी कर लिया, उसके बाद उसको टावर तक भेज भी दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो आईपी एड्रेस है उसको अलॉट कौन करता होगा। तो फिर इसके लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईकैन। आईकैन जो है ये कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है, जो मैनेज करती है कि किस डिवाइस को कौन सा आईपी एड्रेस नहीं, किस डिवाइस को कौन सा डोमेन नेम देना है। ये क्या मॉनिटर करती है कि किस वेबसाइट को कौन सा डोमेन नेम अलॉट करना है। जैसे गूगल है, गूगल ने सबसे पहले एक डोमेन नेम बनाया, तो उसको गूगल का डोमेन नेम ये अलॉट कर देती है, ताकि और कोई इसी नाम से एग्जैक्टली सेम डोमेन नेम से और कोई वेबसाइट ना बना पाए। इसको रेगुलेट करने का ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है आईकैन, ठीक है।
ये मतलब एक मैनेजर की तरह। ठीक है, ये तो वायरलेसली यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ से आगे जो सिग्नल्स जाएंगे वो केबल्स के जरिए जाएंगे, वो भी अंडरग्राउंड में। ये टावर एक्चुअली ज़मीन पे होता है। ठीक है, ये ज़मीन पे होता है, मैंने बस रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे रखा है। ऐसा मत समझना कि टावर हवा में लटक रहा है। ठीक है, ये ज़मीन पे होता है, राउटर दीवार पे, ज़मीन पे, पोल पे, कहीं पे भी लगा होता है। वहाँ से जो आगे का जो ट्रांसफ़र होता है वो केबल के ज़रिए होता है। यहाँ तक तो वायरलेस हुआ था, आगे कैसा होता है वो हम समझते हैं। अब ये जो टावर है या फिर ये जो राउटर है, ये केबल से जोड़ा होता है आईएसपी के साथ। आईएसपी यानी कि चलो हम एक साथ में एक रोड मैप तैयार करते जाते हैं। पहले इस इमेज को हटाएंगे तो हमें मिलेगा हमारा ईमेल। उसके बाद इस इमेज को हटाएंगे तो हमें मिलेगा हमारा डिवाइस। ये ईमेल इस डिवाइस ने एनकोड कर लिया। उसके बाद इस इमेज को हटाएंगे तो हमें मिलेंगे टावर या राउटर। यहाँ से यहाँ तक वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन से यहाँ तक वो डेटा जीरोज एंड वंस भेजे गए। कुछ कंप्यूटर्स को वायरलेसली या वायर के साथ भी राउटर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है वो समझते हैं। इसके आगे आता है आईएसपी। ठीक है, तो आईएसपी को समझने के लिए चलो पहले ये समझते हैं कि ये जो हमारा राउटर है या फिर हमारा टावर है वो किस तरह से जुड़ा होता है आईएसपी के साथ। तो आपने रोड पे चलते चलते ये देखा होगा, इस तरह से कुछ मॉन्यूमेंट्स टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे। इसका मतलब है इसके नीचे से इस तरह की कुछ केबल बिछाई गई है और उस केबल में होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC। यहाँ पे लिखा है VIL-OFC। VIL-OFC का मतलब है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ पे लिखा है RJIL। RJIL का मतलब रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड OFC साइड में लिखा होता है इसके, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसका मतलब इसके नीचे से केबल जा रही है जियो वालों की, इसके नीचे से जा रही है VI वालों की। ठीक है, रोड की साइड में इस तरह से बिछाई जाती है और ये कहाँ तक पहुँचती है, तो ये पहुँचती है हमारे ISP तक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल जैसे जियो हो गया, VI होगा, एयरटेल हो गया या फिर BSNL। ठीक है, BSNL हो गया या हाथवे हो गया, स्टारलिंक, इवन स्टारलिंक हो गया। स्टारलिंक को हम यहाँ पे नहीं एग्जांपल ले सकते क्योंकि उसका एग्जांपल मैं बाद में आपको अलग से समझाने वाला हूँ। ठीक है, फिर ये ISP इस तरह से काम करते हैं, अलग अलग टावर या अलग अलग राउटर से आने वाली केबल्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और वहाँ से आगे बहुत ही बड़ी बड़ी केबल से भेजता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप बताएंगे कि यहाँ से वायरलेस ट्रांसफ़र कैसे किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ये तो आपने बताया। अब वायर के अंदर से उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है वो बता। तो चलो भाई इसका भी जुगाड़ हमने लगा रखा है। चलो उसके पहले ये बात समझ लो। ये एक ट्यूब है, कांच की ट्यूब, मान लो ये फाइबर की ट्यूब है। इसके यहाँ पे हमने एक लेज़र लाइट छोड़ा है और वो लेज़र लाइट एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये तो अंदर मुड़ रहा है। इसको समझने के लिए ये वाला बेसिक कंसेप्ट साइंस का जो हम सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा। देखो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स बेसिक होते हैं। जैसे हमने लेज़र लाइट को यहाँ से छोड़ा तो वो डेंसर यानी कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एंगल बनाएगी। ठीक है, बाहर निकलते समय अगर हम लेज़र लाइट को और थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये एंगल और ज़्यादा ही टिल्ट हो जाएगा, और थोड़ा टिल्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये एंगल ऊपर वाला बहुत ही ज़्यादा टिल्ट होता जाएगा और एक हमें क्रिटिकल एंगल एक स्टेज पे मिलेगा। उस एंगल पे क्या होता है कि ये जो हम लाइट छोड़ रहे हैं इसका रिफ्रैक्शन आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस इसको
अंदर ही पूरी तरह से मोड़ा जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुआ है, ना कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, लेकिन ये जो है रिफ्लेक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप थोड़ा सा फर्क समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, ऐसा ऐसे एंगल पे उस लेज़र लाइट को छोड़ा गया है ताकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से इस ट्यूब के अंदर ही ट्रैवल करे, बाहर ना जा सके। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हम केबल है, केबल को हम मोड़ भी सकते हैं, तो भी हमारी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से केबल में से ट्रैवल करेगी, यानी कि हम एक्चुअली में लाइट को भी बेंड कर ले जा सकते हैं कहीं पे भी जहाँ पे हम चाहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे कि ये लाइट उस छोर पे छोड़ी हुई है, इस छोर पे पहुंच रही है। ठीक है, केबल्स कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब जो लाइट को भेजा जाता है उसको एक बार इस वाले एग्जाम्पल को फिर से समझ लेना। यहाँ पे हम क्या करते थे, पल्सेस ऑफ लाइट छोड़ते थे। ये लाइट ऑन किया, यहाँ पे ऑफ, फिर से ऑन, फिर से ऑफ, फिर से ऑन 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 था लगातार, फिर से ऑफ। इस तरह से लाइट की पल्सेस थी। ठीक है, छोटी छोटी पल्सेस में भेजते थे। अब उसी तरह से यहाँ पे मैंने आपके लिए ये इमेज लगा रखी है। ये मान लो कि ये मैं हूँ, यहाँ से मेरा फ़ोन भेज रहा है पल्सेस को, तो ये लाइट की एक पल्स है, इसका मतलब 1 है। उसके बाद लाइट ऑफ है यानी कि 0, उसके बाद लाइट ऑन है फिर से, तो इसका मतलब है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 पल्सेस है एक साथ, तो फिर से 1 आएगा, फिर 0, फिर 1। यहाँ पे 2 बार लाइट ऑफ है तो यहाँ पे 2 बार 0। इस तरह से पूरा एन्कोडिंग हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे वायर में किस तरह से लाइट की पल्सेस ट्रैवल करती है, और आपको तो पता है लाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। अब वो कितना होता है वो मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ या आप खुद सर्च कर लेंगे? ठीक है, चलो भाई, आप लोगों को मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा लाइट की स्पीड, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रैवलिंग होती है, हम वापस आते हैं हमारे रोड मैप पर। ये जो है यहाँ तक वायरलेस था, उसके आगे की जो जर्नी है, उसके आगे की जर्नी ये अंडरग्राउंड से होते हुए आईएसपी तक आ गई। ये अंडरग्राउंड से होते हुए आईएसपी तक आ गई। ये हुई उस केबल की मदद से। कौन सी केबल की? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, याद रखना इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से। यहाँ पे आईएसपी के पास आने के बाद उसके आगे क्या होता है? ठीक है, हम अंडरग्राउंड होते हुए हमारे सिग्नल्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने अपने आईएसपी के पास। ठीक है, आईएसपीज ने उसको कलेक्ट भी कर लिया और उसको आगे भेजेंगे। वो कहाँ पे? ये हमारे आईएसपीज हैं, ये हमारा सिग्नल यहाँ से रिसीव कर चुके हैं। अब उसको, अब देखो, अब उसको भी किसी और कंपनी के पास भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जियो, वीआई, एयरटेल ये तो हमारे इंडिया में है, लेकिन मुझे तो भेजना है लोकेश के पास जो कि यूएस में है। तो वहाँ पे तो अंबानी भाई साहब के हाथ इतने भी लंबे नहीं है कि वहाँ तक उसको डेटा को भेज सके। तो फिर आगे का जो कनेक्शन है वो उनको भी खरीदना पड़ता है किसी और कंपनी से, और वो कंपनी तक अपनी केबल्स के ज़रिए वो डेटा पहुंचा देते हैं हर एक आईएसपी। ठीक है, वो कंपनी क्या करते हैं, जैसे कि समंदर के अंदर से आगे लाइट को लेके जाना होता है। यहाँ पे सैटेलाइट से नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से केबल के ज़रिए ये लाइट्स भेजी जाती है। ये देखो, ये सबकॉम नाम की एक फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द कंपनीज है जो अंडर सी के अंडर में से केबल्स को बिछा के एक देश को दूसरे देश से इंटरनेट से जोड़ने की सर्विस देता है। ठीक है, तो ये सबकॉम है, ये हमारा सी है,
इस समंदर के इस छोर पे इनका एक ऑफिस बना है, दूसरी छोर पे भी बना है। और ये क्या करेंगे, समंदर के अंदर से एक ऐसी केबल बिछा के रखेंगे बहुत मोटी वाली और मजबूत, ताकि वो कट ना हो। ठीक है, तो हमारे जो आईएसपीज है, हमारे आईएसपीज अपना अपना डेटा इस केबल की जरिए अंडरग्राउंड होते हुए इस सबकॉम के ऑफिस तक पहुंचाएंगे। आगे का काम सबकॉम संभालेगा, वो समंदर के अंदर से दूसरे देश तक उसको पहुंचा देगा। उसके बाद उस देश के जो आईएसपी होंगे, जैसे हमारे देश में जियो आइडिया है, उस तरह से उनके देश के जो भी है वहाँ तक उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सोचते होंगे कि समंदर में इतनी लंबी केबल्स बिछाई सच में जाती है क्या? तो हाँ भाई, समंदर के अंदर इस तरह से बड़ी बड़ी केबल्स बिछाई जाती है। ठीक है, तो ये केबल देखो, ये केबल के अंदर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला, यही जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है, यही ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, इसमें फाइबर की कुछ ट्यूब्स लगी है जो लाइट को ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद वाली जो बड़ी बड़ी लेयर्स है यहाँ पे देखो, स्टील की लेयर्स है, प्लास्टिक की लेयर्स हैं, ये सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। क्योंकि भाई समंदर तो हज़ारों किलोमीटर लंबा है और उसके अंदर से कोई केबल बिछानी है तो वो ड्यूरेबल भी होनी चाहिए, नहीं तो किसी मछली ने या छोटा सा अर्थक्वेक हो गया उससे वो अगर कट हो गई तो देखो फॉल्ट ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखो हमारे घर में भी कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई सर्किट ब्रेक हो जाता है तो हमें कितनी दिक्कत होती है उसको ढूंढने में। तो मान लो कि ये समंदर हज़ारों किलोमीटर दूर है तो उसमें फॉल्ट को ढूंढने में आपको क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, और ये पापड़ बेलना तो बहुत आसान बात है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। इसीलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है, ये बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाई जाती है ताकि वो पानी से भी ख़राब ना हो और हमारी जो केबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेबल बने, ज़्यादा लंबे समय तक चले। ठीक है, ये देखिए इस तरह से वो केबल सी बेड पर बिछाई जाती है। ये एक मैप है, ये जो केबल्स का जो मैप है वो दिखाता है कि कहाँ कहाँ से केबल बिछी हुई है। बड़ी बड़ी केबल्स जो है वो बिछी हुई है। यहाँ पे हमारा इंडिया है, माफ़ करना अगर आप इसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारी इमेजेस थी गूगल पे, लेकिन मुझे लगा कि ये इमेज अच्छी रहेगी तो मैंने लगा दी। यहाँ पे हमारा मुंबई है, यहाँ से केबल से होते हुए हमारा डेटा या मेरा ईमेल सीधा यूएस में न्यूयॉर्क में रह रहे हमारे लोकेश भाई के पास चला जाएगा, या फिर वो ऐसे भी चला जा सकता है इस साइड से निकल के यहाँ पे, फिर यहाँ से ग्राउंड से होते हुए यहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो डेटा का कनेक्शन है वो अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड पहले तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से राउटर या टावर तक जाएगा, टावर से वो कहाँ तक जाएगा, आईएसपी तक जाएगा, आईएसपी से वो ऐसी कंपनी तक जाएगा जो अंडर सी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमारे रोड मैप पे हम एक बार फिर से आते हैं, इसको हम अनकवर करेंगे तो यहाँ पे हमारा सबकॉम की कंपनी आ जाएगी। यहाँ से ये हमारे आईएसपी इसको अंडरग्राउंड तरीके से केबल्स पहुँचाएंगे और उसके बाद हमारा जो सबकॉम है वो क्या कर लेगा, समंदर के अंदर से ऐसे कनेक्शन बना लेगा। ठीक है, समंदर के अंदर का कनेक्शन वो कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सैटेलाइट भी है, लेकिन इसका काम बाद में आएगा, इसको बाद में समझा होगा, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा सबकॉम फिर से दिखेगा समंदर के उस पार। ठीक है, तो ये केबल यहाँ तक जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, कहाँ पे गया, ठीक है, ये हमारा सबकॉम इस साइड से उस साइड छोड़ेगा, इसके बीच में एक छोटा सा कुछ लगा रखा है, ये क्या है, तो ये है एम्पलीफायर, ये है एम्पलीफायर। अब आप बोलेंगे ये बीच में से एक चिड़िया कहाँ से आ गई, इस चिड़िया का नाम तो एम्पलीफायर है लेकिन इसका काम क्या है,
तो देखो भाई, जब भी हम लाइट को भेजेंगे, चाहे वो लेज़र लाइट हो, चाहे वो ट्यूब्स के अंदर से भेज रहे हो, लेकिन वो हल्की सी स्कैटर तो होती है। स्कैटरिंग की वजह से जब वो कुछ कुछ 100 किलोमीटर जाती है, तो स्कैटरिंग की वजह से वो जो सिग्नल है, वो जो लाइट्स है, वो वीक बन जाती है, वीक बन जाती है। तो अगर हम हज़ारों किलोमीटर समंदर के नीचे से उसको ऐसे ही छोड़ते रहे, तो इस एंड तक आते आते, यहाँ से इस एंड तक आते आते वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि यहाँ पे जो रिसीवर्स लगे होंगे वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे 0 है, कहाँ पे 1 है, यानी कि कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे ऑफ है, कहाँ पे ऑन है, कहाँ पे ऑफ है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतनी वीक हो जाएंगे सिग्नल्स। तो इसलिए हम बीच बीच में एम्पलीफायर्स लगाते हैं। जैसे कि 200 किलोमीटर पे एक एम्पलीफायर लगा दिया, वो क्या करेगा कि यहाँ से भेजे गए सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद उससे यहाँ से नए वाले सिग्नल्स को जनरेट करके आगे भेजेगा, फिर वो इस वाले एम्पलीफायर तक जाएंगे, वो इसको रिसीव कर लेगा डिटेक्ट करके, आगे नया वाला फ्रेश सिग्नल्स तैयार करके आगे भेजेगा, फिर से एम्पलीफायर, फिर से इस तरह से जगह जगह पे एम्पलीफायर्स लगा के सही तरीके से यानी कि एकदम फ्रेश सिग्नल्स जो है वो दूसरे समंदर के दूसरी ओर भेजे जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ समंदर के अंदर ही होते हैं, ये ज़मीन के अंदर जो होते हैं केबल्स बिछे हुए, वहाँ पे भी एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो केबल्स होती है ये कभी कभी ब्रेक भी हो जाती है, और सबसे बड़ा कारणीभूत है ये हमारा भाई साहब एंकर। एंकर्स जो होते हैं, बड़े बड़े शिप्स में ऐसे बड़े बड़े एंकर्स लगाए जाते हैं, और ये एंकर्स कभी कभी सी बेड पर बिछी हुई केबल्स को ब्रेक कर देते हैं, या फिर कोई अर्थक्वेक हो गया वो भी इसको ब्रेक कर सकता है, और भी कोई रीज़न होते हैं जिससे ये ब्रेक हो सकता है। तो चलो भाई साहब, हम एक इंसिडेंट बताते हैं। ये इंसिडेंट है 2019 का। यहाँ पे आपको एक किंगडम ऑफ टोंगा नाम से एक आइलैंड दिखेगा, एक छोटा सा आइलैंड है। ये आइलैंड जो है ये न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इनसे कुछ दूरी पर मौजूद है, समंदर के अंदर। दूरी पर मतलब कुछ ज़्यादा ही दूरी पर है, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए इसी तरह से सबमरीन केबल्स बिछाई गई थी। एक सबमरीन केबल से ये सारा आइलैंड है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि एक शिप आया, ऑयल टैंकर था वो, ऑयल का टैंकर था, समंदर से ऑयल निकाल के ले जा रहा था। उसके एंकर ने क्या किया, उसकी एंकर की वजह से ये जो केबल है ये बीच में ब्रेक हो गई, इसका कनेक्शन यहाँ से कट गया। तो इसकी वजह से ये पूरा आइलैंड है, इसका इंटरनेट कनेक्शन चल बसा। और उसके बाद लगभग 13 दिन 13 डेज के बाद उनका जो ये कनेक्शन है वो रिस्टोर हो पाया। समंदर में जाके उस केबल को ठीक करवाया, तभी जाके उनका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो रिस्टोर हो गया। तो इस तरह से जो केबल्स है वो पूरी तरह से हमारा इंटरनेट कनेक्शन, ज़्यादातर इंटरनेट कनेक्शन जो है हमारा, यानी कि इंटरनेट जो आप बोलते हैं, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारी ये सबमरीन केबल्स ही होती है। उसके आगे क्या है कि ये जो हमारे दूसरी छोर पे सबकॉम का ऑफिस है, वहाँ से आईएसपी तक, उस कंट्री में जो भी आईएसपीज है वहाँ तक वो केबल्स के ज़रिए डेटा पहुँचाएगा। हम यहाँ पे आएंगे तो देख पाएंगे, इसको हम अनकवर कर देते हैं। तो ये हमारा आईएसपी आएगा अमेरिका का। ठीक है, यहाँ पे मैंने जियो वीआई लगा रखा है, लेकिन आप समझ लीजिए जियो और वीआई के जैसे ही आईएसपीज उस कंट्री में होंगे जहाँ तक सबकॉम अंडरग्राउंड केबल्स के जरिए इंटरनेट का डेटा पहुँचाएगा। उसके बाद ये जो आईएसपीज हैं वो यही वाला प्रोसेस जो है, ये वाला जो प्रोसेस यहाँ तक हमने देखा, उसी को रिवर्स कर लेंगे। ठीक है,
अब रिवर्स कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे यह सबकॉम है, यह अंडरग्राउंड वायर से आईएसपी से जुड़ा होगा और आईएसपी से जुड़ने से वो आईएसपी आगे जो होते हैं वो आईएसपी जुड़े होते हैं टावर्स और राउटर से, और राउटर से और टावर से हम वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए वो डेटा कंप्यूटर पे 0101100010 इस तरह से पहुंचाया जाएगा, 01 पहुंचाए जाएंगे। मैंने बताया था आपको किस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती थी उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या फिर लाइट को ऑन ऑफ किया जाता था जीरोज़ और वन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब ये वाला कोड जो है वो हमारे लोकेश भाई के मोबाइल में पहुंच चुका है, और फिर लोकेश भाई का मोबाइल जो है वो क्या करेगा कि ये वाला कोड देखेगा अपनी डायरी में कि अच्छा ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आई, तो वो आई लिखेगा। फिर ये वाला कोड है तो इसका मतलब होता है ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, आई के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दी भाई के फ़ोन ने। उसके बाद ये वाला एम है तो ये एम लिखा, ये वाला आई है तो आई लिखा, ये वाला एस और एस है तो एस और एस लिखा। फिर से ब्लैंक स्पेस है तो ब्लैंक स्पेस दिया, उसके बाद वाई ओ यू दिया, डॉट डॉट के लिए और बाइनरी कोड्स आएंगे वो देंगे। फिर इस तरह से वो टेक्स्ट लोकेश भाई के फ़ोन में दिख जाएगा। फिर अब बारी आती है इमेज की। इमेज को कैसे डिकोड करेगा, तो इमेज का भी इसी तरह से कोड आएगा, इसी तरह का कुछ कोड रहेगा वो आएगा। और ये प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि इस तरह का कोड आ गया तो अब रिवर्स प्रोसेस से इसका मतलब 255 वो लिख लेगा, इसका मतलब 128 और इसका मतलब 0 वो लिख लेगा, और इतनी वैल्यूज़ पे वो वाले कलर्स, उन वाले कलर्स को वो जलाएगा तो उस पिक्सल का कलर ऑरेंज हो जाएगा। और इस वैल्यू को डिकोड करके उतनी इंटेंसिटी पर ये RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू लाइट्स को जलाएगा तो ये वाला कलर अचीव होगा। ये वाले कोड को डिकोड करके इतनी इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन बना के ये वाला कलर भी वो अचीव कर लेगा। ठीक है, तो भाई इस तरह से वो हमारी इमेज जो थी उसको भी 01 से डिकोड करके और उसको कलर्स में कन्वर्ट करके, लाइट को ब्लिंक करके कलर में कन्वर्ट करके उसको इमेज एज इट इज़ इमेज दिखाई जाएगी जैसे मैंने यहाँ पे भेजी हुई थी। और आप पूछेंगे कि वीडियोस कैसे भेजे जाते हैं, तो वीडियोस भाई वीडियोस में अलग कुछ नहीं होता, उसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं। जैसे 30 FPS की वीडियो हो, 30 FPS की वीडियो है, इसका मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, 30 फ्रेम्स यानी कि एक सेकेंड के अंदर 30 फोटोज जल्दी जल्दी से अगर हटाई जाएंगी तो आपको वो वीडियो दिखेगा। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है। ठीक है, तो बहुत सारी इमेजेस को पीछे पीछे लगाते लगाते वीडियो बनती है, तो उन्हीं इमेज को इसी तरीके से भेजा जाता है वीडियोज़ में। तो इसलिए बहुत सारे इमेजेस होने की वजह से जो वीडियो है उसकी फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये इमेज है, इस इमेज को अगर 8 MB दिखा रहा है हमारा फ़ोन, तो आप बताओ 8 MB बता रहा है, इसका मतलब ये जीरोज़ और 1 ये डिजिट है, ये कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। इसको मैंने आपको बता रखा है कि 8 MB है, इसका मतलब क्या होगा 8 MB कैसे 1024 MB से बनेगा, KB से बनेगा इनटू ये 1024 बाइट से बनेगा, और उसके बाद 8 बीट्स में हम उसको ये करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी उतने जीरोज़ और वंस 8 MB के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो इतना लंबा वो 0 और 1 का सीरीज भेजा जाएगा पूरे। ठीक है, तो अब हमारा जो रोड मैप है उसमें और कुछ चीज़ें रह गई हैं,
जैसे हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे तो एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाई देगी। ये है डेटा सेंटर, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये सैटेलाइट और ये डेटा सेंटर, इन दोनों का काम अभी बता दूंगा। इनको हम अनकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ईमेल गया वो यहाँ तक इस तरह से, इस प्रोसेस से पहुँच गया। उसको डिकोड एनकोड किया गया, अंडरग्राउंड से गया, अंडर सी से गया, ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुँचा और डिवाइस ने उसको डिकोड करके एग्जैक्टली वैसा का वैसा बना के हमारे भाई को दिखा दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये और ये तीन चीज़ें तो तुमने बताई नहीं, तो चलो बताता हूँ। अब ये जो मैंने बताया ये था इमेज के बारे में, इमेज या टेक्स्ट मैसेज ईमेल के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी वीडियो के बारे में। ये जो मेरा वीडियो है ये किस तरह से यूट्यूब पे अपलोड होता है और आप उसको किस तरह से देख पाते हो। तो ये जो देख रहे हो आप, ये है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर यानी कि बहुत बड़ा सा एक स्टोरेज हाउस होता है जिसमें हार्ड मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क मान लो। कहाँ गई? ठीक है, ये डेटा सेंटर का इमेज है। ठीक है, डेटा सेंटर, इसमें ये जो है ना, ये स्टोरेज के लिए बनाए हुए स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर ये छोटे 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 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इसके अंदर मेरी कहीं तो वीडियो सेव हो जाती है। ठीक है, तो इस मैप पे आते हैं एक और बार। मेरी वीडियो मैं फ़ोन से भेजूंगा तो वो टावर तक या मेरे राउटर तक जाएगी, फिर मेरा राउटर जो है उसको आगे भेजेगा आईएसपी तक, फिर आईएसपी उसको बीच में से डेटा सेंटर, अगर वो इंडिया में ही बना है, सबमरीन मतलब समंदर के बीच जाने की ज़रूरत भी नहीं है उसको, तो ये सीधा डेटा सेंटर में जाएगा। उस पर्टिकुलर ब्लॉक में मेरा वीडियो स्टोर हो जाएगा, हार्डवेयर में स्टोर हो जाएगा। और जब आप उसको देख रहे हो, आप अपने फ़ोन से देख रहे हो, तो ये डेटा वापस से निकल कर आईएसपी जाएगा, आईएसपी से होते हुए टावर तक जाएगा, टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो आपके फ़ोन में जाएगा। इस तरह से आप मेरा वीडियो देख पाते हो। ठीक है, ये हो गया वीडियो के बारे में और डेटा सेंटर के बारे में। अब ये डेटा सेंटर पानी में क्यों है? क्योंकि ये डेटा सेंटर काम करता है तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो समंदर के अंदर बनाने का इसका अपना बेनिफिट है। यहाँ पे जगह खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और इसके कूलिंग सिस्टम पे भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। समंदर के अंदर वो अपने आप कूल होता रहता है। ठीक है, तो कुछ डेटा सेंटर अमेरिका में है, कुछ समंदर में है, कुछ इंडिया में है, कुछ अलग अलग जगह पे होते हैं। यूट्यूब, गूगल जैसी वेबसाइट्स अपना खुद का डेटा सेंटर बनाते हैं, बाकी वेबसाइट्स किराए पर डेटा सेंटर लेते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया। ठीक है, गूगल ड्राइव को देख लीजिए आप। गूगल ड्राइव जो है या फिर सैमसंग क्लाउड जो है, ये क्या होते हैं? क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज मतलब ये इस तरह से डेटा सेंटर में स्टोरेज का कुछ सर्विस देते हैं हमें। अगर मुझे गूगल ड्राइव में कोई फ़ोटोज़ अपलोड करके रखनी है, जैसे मुझे स्कूल की बहुत सारी फ़ोटोज़ है, फ़ोन मेरा भर जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको गूगल ड्राइव से एक अलग से ईमेल आईडी बना रखा है मैंने ऑफिस का, और जो भी स्कूल के बच्चों की फ़ोटोज़ है या कुछ प्रोजेक्ट की फ़ोटोज़ है, मैं उसमें भेजता हूँ गूगल ड्राइव के अकाउंट में। वो यहाँ पे स्टोर होती है, तो वो इसी रूट से ट्रैवल करते हुए डाटा ऐसे जाते हुए डेटा हाउस में जाता है, डेटा सेंटर में जाता है। वहाँ पे एक ब्लॉक में मेरी वो फ़ोटोज़ सेव करके रखेगा। जब मैं उसको डाउनलोड करेगा तो वो वहाँ से वापस होते हुए वापस आएगी। ठीक है, उसके बाद एक और बात रह गई हमारी सैटेलाइट की। सैटेलाइट यानी कि हमारे इलोन भैया की ये सैटेलाइट्स जो दिख रही है आपको, ये सैटेलाइट है, इसका मतलब है ये स्टारलिंक है। स्टारलिंक है, ये स्टारलिंक का सैटेलाइट है। ये क्या है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा फूंक के
रिसर्च करवाई अलग अलग इंजीनियर्स की मदद से। इन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली आपके फ़ोन को सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया, फ़ोन या कंप्यूटर को, माफ़ करना डायरेक्ट नहीं, ये रिसीवर जो है आपके रिसीवर को सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया। आपका फ़ोन रिसीवर तक भेजेगा, रिसीवर सैटेलाइट तक, और ये सैटेलाइट सीधा लोकेश भाई के रिसीवर तक जाएगा और वो सीधा लोकेश भाई के कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेगा। यानी कि ये बीच वाली जितनी भी, ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है इतना सारा, इतनी सारे स्टेप्स, इसको सीधा स्किप कर दिया इस स्टारलिंक में। लेकिन आप बताओगे कि फिर आपने इतना सारा क्यों समझाया हमें? तो भाई दुनिया का जितना भी इंटरनेट है उसका 99.99% जो है वो इसी प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, तो अब जितना ही मैंने समझाया है उसको आप इस तरह से देख लीजिए कि ये आप है, आपका फ़ोन है, वो वायरलेसली किस तरह से वेव्स के ज़रिए टावर तक इन्फो पहुंचाता है। हर एक डिवाइस जो आपको दिखेगा, हर एक ऑफिस दिखेगा, उसका एक आईपी एड्रेस बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको ICANN मैनेज करती है। आईपी एड्रेस तो आपको ISP प्रोवाइड करता है। जैसे आपके डिवाइस है तो आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस है, फ़ोन का आईपी एड्रेस है, वो आपको जियो VI प्रोवाइड कराएंगे। ये क्यों प्रोवाइड कराएंगे? क्योंकि ये हमारे ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये डिसाइड करेंगे कि आपके फ़ोन को जो कनेक्ट किया है उसका आईपी एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो इंटरनेट कुछ इस तरह से होता है जिसमें डेटा सेंटर्स होते हैं, ऑफिसेस होती है, केबल्स होती है, वायरलेस कनेक्शन होता है, टावर होता है, राउटर्स होते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट काम करता है। एक्चुअली यही इंटरनेट है। तो अगर कोई आपको अब पूछे कि इंटरनेट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? केबल्स होती है, या कोई डेटा सेंटर होता है, या कोई डिवाइस होता है, या फिर कोई टावर्स होता है, या कोई वेव्स होती है। ठीक है, तो आप किसी एक चीज़ को अगर इंटरनेट कहोगे तो ये हाथी का एक पैर हो गया, या कान हो गया, या हाथी की पूँछ हो गई, या हाथी की सूंड हो गई। लेकिन आपको पूरा इंटरनेट अगर बताना है तो हाथी का पूरा हाथ, पैर, कान सब बताना पड़ेगा। तो इंटरनेट में क्या होता है, तो जो हमने रोड मैप बनाया है इतना सारा इंटरनेट में होता है, ये सब मिलके इंटरनेट बनता है। अब वो कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैं, ठीक है, यहाँ पे ये इमेज थी, उससे ये इमेज मेरे फ़ोन में थी, ये लोकेश भाई के फ़ोन में वैसी ही इमेज बनानी है। तो अब क्या होगा कि ये देखो, ये वाला जो पिक्सल है, ठीक है, इसके अंदर 3 लाइट्स होंगे RGB। ठीक है, तीनों का वैल्यू इस तरह से लिखा जाएगा अलग अलग, और वो भेजा जाएगा लोकेश भाई के फ़ोन में, उसको डिकोड करेगा, और फिर जैसा मेरा पिक्सल था वैसा का वैसा पिक्सल वो यहाँ पे लोकेश भाई का फ़ोन तैयार करेगा। फिर दूसरे पिक्सल में भी सेम कलर है तो फिर दूसरे का कोड भी सेम तरीके से जाएगा। फिर येलो है, येलो का कुछ कोड इस तरह से होगा, उसको ट्रांसफ़र करके लोकेश भाई का फ़ोन इस तरह से उसको डिकोड करके एज इट इज़ पिक्सल तैयार करेगा, और फिर फाइनली जो मेरी इमेज है वो लोकेश भाई के फ़ोन में सेम तरह की इमेज तैयार हो जाएगी। शायद ऐसा यूनिक एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे मिला होगा। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है? देखते हैं आपने मेरे वीडियो को कितना अच्छी तरह से समझ लिया है। तो कंप्यूटर महाशय ने हमारा पहला क्वेश्चन, देखो भाई, मेरे वीडियो बनाने में सबसे बड़ी मुसीबत ये है, ठीक है, ये मुझे वीडियो बनाने से रोकती रहती है, बीच बीच में फ़ोन चला देती है, बीच बीच में आ जाती है कैमरे के सामने, या मुझे कुछ आवाज़ लगाती है, उधर मम्मी को परेशान करती है। ठीक है, जाशील थोडा वेळ तिकडे? हां, जा ना, जा थोडा वेळ, हां, फक्त संपला, थोडाच राहील, थांब ना। तो
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं 5 सेकेंड दूंगा, सॉल्व करने के लिए नहीं, पॉज करने के लिए। आप पॉज करके उसको सॉल्व कीजिए। 5 सेकेंड के बाद मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। आप पॉज करके जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम ले सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। मैंने क्वेश्चंस को इजी टू हार्ड ऐसे अरेंज किया है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाउ आर बाइनरी डिजिट्स ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है। बाय कलरिंग द वेव रेड फॉर 0 एंड ब्लू फॉर 1। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने कभी कलर का कुछ बताया ही नहीं आपको। ऑप्शन बी देखो, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू साउंड वेव। साउंड वेव में बिल्कुल नहीं कन्वर्ट करते। by modifying the waves properties like amplitude, frequency और phase। यस, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर चेंज किया जाता है, एम्पलीट्यूड या फेज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। डी में क्या दिया है देखते हैं। बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द वेव इनटू 0 एंड 1। देखो ये वेव है, इसको 1 वेव से हमने 1 बनाया, फिर वेव से हमने 0 बनाया, वेव से हमने 1 बनाया। इस तरह से वेव का शेप नहीं चेंज किया जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर सी हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन रखा है मैंने। चलो क्वेश्चन 2, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बाइनरी कोड यूजेस डिजिट्स 0 to 9 टू रिप्रेजेंट डाटा। देखो मैंने बताया था 0 और 1 सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 to 9 नहीं होते। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट को देखिए, गूगल ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। यस, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। गूगल ड्राइव है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टोरेज का सर्विस देता है। उसके बाद OFC स्टैंड फॉर ओपेक फाइबर केबल। नहीं, यहाँ पे ओपेक नहीं होता है, OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद डी ऑप्शन है, youtube.com इज एन IP एड्रेस। youtube.com ये IP एड्रेस नहीं, ये डोमेन नेम है। ये है डोमेन नेम, ठीक है, ये डोमेन नेम है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है बढ़ा देंगे। ये एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ISP। ठीक है, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तो हमारा हो गया करेक्ट। उसके बाद जियो, एयरटेल, BSNL एंड हैथवे आर द एग्जांपल्स ऑफ ISP ऑफ एन ISP। ठीक है, ये भी करेक्ट है। हमें क्या ढूंढना है, नॉट करेक्ट। ठीक है, ISP इश्यूज योर IP एड्रेस, बिल्कुल सही है भाई। जियो या यही आपके डिवाइस का ISP डिसाइड कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखो, स्टारलिंक इज़ नॉट एन ISP। मैंने बताया स्टारलिंक अलग प्रोसेस फॉलो करता है, लेकिन वो भी एक ISP है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। अब यहाँ से लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेरिजन्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा कंपैरिजन इनकरेक्ट है। ठीक है, 2 MB और 2001 KB, इसमें से कौन स्मॉल और ग्रेटर देन, लेस देन कौन है। देखो 2 MB को हम KB में यूनिट्स को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 1 MB में होता है 1024 KB। तो हमारे पास 2 MB है, तो इसका मतलब है 2048 MB होगा, और वो होगा 2001 से कंपेयर। तो फिर यहाँ पे ये जो साइन है बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सही है। 8 डिजिट से हमारा 1 बाइट बनता है। एक डिजिट को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, बीट, और बाइट मतलब 8 बिट्स।
उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, 1 KB इज इक्वल टू 1024 इंटू 8 बिट्स। मुझे लगता है ये भी सही है। ठीक है, 8 बिट से 1 बाइट बनता है और उसको 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 बाइट्स। ठीक है, जो कि 1 KB के बराबर होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो थर्ड है उसको देखो, 3 GB MB, GB MB यूनिट्स बराबर कर लेते हैं, इसको MB में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 MB का 1024 MB का 1 GB होता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करेंगे 3 GB में तो ये बन जाएगा 3072 MB। और ये जो है 3072 MB जो है वो बड़ा है 3025 MB से, इसलिए यहाँ पे जो साइन बना है वो गलत साइन बना है। एक्चुअल में वो साइन ऐसा चाहिए था, ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो, अब ये तो आसान लेवल के क्वेश्चन थे, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या स्कूल लेवल के बच्चों के लिए थे। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो हाई लेवल के हैं, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर डर ना जाए। मैंने आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लगा रखे हैं, आप इसको पॉज कीजिए, आराम से 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का टाइम ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पिक्सल्स एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, तो देखो, पिक्सल्स आर, फर्स्ट टू सेंटेंस, पिक्सल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल इमेज। ठीक है, डिजिटल जो इमेज होती है उसका सबसे छोटा बेसिक यूनिट जो होता है वो पिक्सल ही होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, ईच पिक्सल कंटेन्स वैल्यूज ऑफ 3 कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यानी कि RGB। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि उसमें RGB तीनों कलर्स की वैल्यू होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। थर्ड, एन इमेज विथ रेजोल्यूशन ऑफ 160 इंटू 120 हैज़ 1920 पिक्सल्स, ये गलत है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19200 ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये गलत है। उसके बाद डी स्टेटमेंट को देखेंगे, PPI स्टैंड फॉर पिक्चर्स पर इंच, नहीं, ये होता है पिक्चर्स पर इंच नहीं, ये होता है पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ई को देखो, मोर पिक्सल्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू बेटर द क्वालिटी ऑफ इमेज, बिल्कुल सही भाई। एक यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उस इमेज की स्मूथनेस उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ABNE, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलो लास्ट और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वंस यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ICANN इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन वेनिस UK। देखो यहाँ पे वेनिस UK नहीं, वो कैलिफोर्निया USA में है, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। उसके बाद बी को देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज चेंज टू रिप्रेजेंट जीरोज एंड वन। यस, बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी चेंज करके ही जीरोज और वन को रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी को देखो, OFCs वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डी को देखो, डोमेन नेम सिस्टम DNS कंटेन्स नेम्स ऑफ ऑल द ISPs एंड देयर IP एड्रेसेस। DNS क्या IP एड्रेस और ISPs के नाम रखता है? नहीं, IP एड्रेस तो होते हैं लेकिन डोमेन नेम होते हैं, साथ में डोमेन नेम और IP एड्रेस होते हैं, ना कि ISPs के नेम।
ठीक है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन है सिर्फ ओनली बी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थे। अगर आप इनको अच्छे से समझना चाहते तो एक बार वीडियो फिर से देख सकते हैं। और उसके बाद देखो भाई, मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा अगली वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।